नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेली बाइट्स में और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त काजल सिंह। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के घर जाने वाले हैं जिन्होंने चाय की टपरी से अपने सफ़र शुरू किया था और आज कॉमेडी के किंग हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं सुनील पाल जी के बारे में। तो आज हम आए हैं सुनील पाल जी के ऑफिस उनसे कुछ चटपटी बात करने के लिए, उनके बारे में और जानने के लिए। तो आइए चलते हैं सुनील पाल जी के ऑफिस में। कैसे सर आप? बस ये कह सकता हूँ कि प्रभु का करम है, अल्लाह की कृपा है, जीसस की मेहर है और वाहिगुरु की ब्लेसिंग से। और बताइए क्या चल रहा है आपका आजकल? आज कल सबका यही चल रहा है, जिसका आज सभी का आज और कल होता है ना, वैसे ही मेरा आजकल चल रहा है। हर तरह से मैं कहूँगा, कोई मुझसे पूछता कि हाउ आर यू, तो मैं कहता हूँ सेम टू यू। तो चलिए हम और भी बातें करेंगे सर के साथ। आइए सर, बैठते हैं पहले। जी सर, जैसे कि आपने अपने करियर में बहुत स्ट्रगल किया और आज आप इस मुकाम पे खड़े हैं, बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेट होते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जर्नी कैसी रही? आपकी ऑडियंस जानना चाहती है अब तक कि आपकी जर्नी कैसे आपने स्ट्रगल किया है लाइफ में। देखिए, मेरी जर्नी जो है वो बहुत अच्छी रही, वो बाय ट्रेन रही। मैं आज कह सकता हूँ कि मैंने ज़मीन से आसमान तक की तरक्की की। पहले मैं रेलवे स्टेशन के बाजू में रहता था, अब मैं एयरपोर्ट के बाजू में रहता हूँ। तो ज़मीन से आसमान तक तरक्की मेरी आप देख ही सकते हैं। सांताक्रूज़ में रहता हूँ, पहले मैं बल्लारशाह में रहता था। तो मेरा जन्म जो है बेसिकली महाराष्ट्र और आंध्र का बॉर्डर है, बल्लारशाह, विदर्भ का। तो आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर, मेरे बनावट पे दोनों प्रांतों का असर है। मैं अंदर से महाराष्ट्रीय हूँ और देखने में साउथ इंडियन हूँ। तो वहाँ मेरी 1975 में जन्म हुआ 2 मई को, और लोग 9 महीने लगाते पैदा होने में। मैं सेकंड में पैदा हुआ था, सेकंड में पैदा हुआ था। और उसके बाद फिल्म शोले एंड सुनील पाल 1975 की ही रिलीज़ है। ओके जी। उसके बाद फिर मेरा बचपन में स्कूल में शौक़ था गाना गाना, डांस करना, कहानियाँ सुनाना, किस्से सुनाना, डायलॉग बोलना, नकल करना, फिल्मों के थिएटर के आसपास मंडराना, घूमना फिरना, गाने याद करना, डायलॉग याद करना। और वही चीज़ आगे बढ़ती चली गई। और पहली बार मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया, हिम्मत वाला फिल्म आई थी जीतू जी की, जिसका गाना था लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। उस गाने में मुझे स्टील का कटोरा मिला था पिताजी के पास। मैं स्टील का कटोरा लेके गया। मैंने कहा पापा पापा मुझे, पिताजी बाबा मुझे स्टील का कटोरा मिला है। तो कहते अच्छा, अब ये स्टील का कटोरा हाथ में ले और भीख मांगना शुरू कर। तो मैंने कहा कैसे? बोले जा मांगता रहे मांगता रहे मांगता रहे। बाद में पता चला कि पिताजी की बातों में, उस आशीर्वाद में अध्यात्म था कि बेटा स्टील का कटोरा ले और जहाँ जहाँ जिस दर पे जाता है उनसे मांग, किसी से विद्या मांग, किसी से अकल मांग, किसी से ज्ञान मांग, जो तुझे मिल सकता है मांग। तो ये जो चटोरा है, ये जो चटोरा है, इसका पहला इनाम स्टील का कटोरा है, जिससे इसने आपका ज्ञान और प्यार बटोरा है। और स्टिल आई एम वर्किंग। ओके, जैसे कि आपने बताया कि आपके पापा ने कहा आपको कटोरा ले जा मांग, आपको चीज़ समझ में आई या फिर बाद में समझ में आई? क्योंकि बहुत सारे लोगों को जल्दी उस समय समझ में नहीं आती चीज़ें, तो आप बाद में समझ में आई? पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई भीख मांगने के लिए कह रहे, लेकिन बाद में नहीं, मुझे पता चला कि भीख जो है सिर्फ भीख मतलब रोटी की भीख नहीं होती। भीख मांगना मतलब आप कोई भी चीज़ मांग सकते हैं। भीख मांगना मतलब मांगना, मांगने का मतलब होता है कि आप कि मुझे ये आप कैसे करते हो, ज़रा इसको बता दीजिए, सिखा दीजिए। तो ये चीज़ जो है ना, वो उसको भी मांगना कहते हैं। तो मतलब कह सकता हूँ कि आपको वो एक आशीर्वाद था। उसके बाद फिर बचपन में वही गाना बजाना, ऑर्केस्ट्रा में काम करने का शौक़। लेकिन घर वाले सब समझते थे कि तो बिगड़ गया। तो करते करते, छोटा मोटा काम करते करते, फिर गांव मुरसा से हम लोग बल्लारशाह में आए। बल्लारशाह से हिंगन घाट, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ है। वहाँ पे छोटा बड़ा ऑर्केस्ट्रा का काम करने का मौका मिला टोनी रेटर के साथ में, टोनी रेटर जी और बाकी सब दोस्त। फिर नागपुर आ गया 93 में, और 95 में बॉम्बे आ गया। क्योंकि नागपुर में रिक्शा चलाता था, तो मैंने कहा भाई सफ़र शुरू हो गया। 95 में बॉम्बे आ गया मिठुन दा का एड्रेस लेके। तब से अब तक मिठुन दा को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि आप अपने मम्मी के ज़्यादा क्लोज थे या अपने पापा के, और डांट किससे ज़्यादा पड़ती थी बचपन में?
मैं ज़्यादा मम्मी के क्लोज में था क्योंकि पिताजी से बहुत डांट पड़ती थी। कोई वजह डांट पड़ने की, कोई एक खास वजह? देखिए क्या है, एक तो फिल्मी शौकीन आदमी, फिल्मी खिलाड़ी था मैं, फिल्मी कीड़ा कह सकते हैं। तो उसमें भी मोहल्ले की बहुत शिकायत आती थी कि तुम्हारा बेटा डांस करता है, गाना गाता है। तो उस वक्त सब चीज़ को ऐसा अच्छा नहीं माना जाता था। सोचते थे यार ये ऐसे ही करेगा तो फिर आगे तो इसका कुछ होगा नहीं, नौकरी नहीं कर पाएगा, कि कहीं इसका कुछ सम्मान नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से डांट पड़ता था। अच्छा, जब आपने अपने घर में बताया कि मुझे मुंबई जाना है, फिल्मों में ट्राई करना है, तो आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन रहा? वो लोग मान गए या फिर आपको बहुत कन्विंस करना पड़ा या फिर बताया ही नहीं आपने? देखिए मेरी हरकत से पता चल गया था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन मैं बॉम्बे जाऊँगा। मैं बताता रहता लोगों को एक दिन कि मैं बॉम्बे जाऊँगा, तो कहीं से कोई पता चल जाता था। तो माँ बाप को पता था कि वो बोल रहा था कि ये बॉम्बे जाएगा, ये पता नहीं क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, कैसे चलता था। तो एक दिन मैं बिना बताए भाग गया वहाँ से, और उसके बाद से जो भाग रहा हूँ तो भाग ही रहा हूँ। तो बीच में घर जाता था, मिलता था, तो थोड़ी थोड़ी तरक्की होती थी, कहीं काम मिल जाता था, कुछ दिखाता था। मैं शुरू में 2-2.5 साल नहीं गया, लेकिन बाद में फिर जब गया तो मैंने ये मुझे काम मिल गया, वो मिल गया। तो घर वाले भी ठीक है बोले, करते रहते हैं। शुरू में 2-2.5 साल जो है वो बड़े बुरे हाल रहे हैं। चाय की दुकान पे काम किया, फुटपाथ पे, और सब चीज़ें रही, वहीं रहना खाना सुना। तो वो बड़ा घर वालों को दुख देता था। कुछ दोस्त लोग आते थे यहाँ मिलने के लिए, देखते थे अरे यार तू तो बहुत बुरा हाल में रहता है, चल वापस चल। मगर नहीं, अब मैंने कसम खाई, मैं वापस नहीं जाऊँगा, कुछ करके जाऊँगा। ऐसा करते 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 वो, लेकिन फिर जब धीरे धीरे काम मिलने लगा तो फिर परिवार को भी यहाँ ले आया मैं। फिर कुछ फिल्म स्टार शोज़ मिलने लगे। फिर सोनू निगम साहब, मुरानीज़ ऑर्केस्ट्रा में काम करता था, जैसे 7 कलर, शो टाइम, कलाकार ऑर्केस्ट्रा, बाबला ऑर्केस्ट्रा, मिलन सिंह ऑर्केस्ट्रा। फिर जॉनी लीवर साहब से मुलाकात हुई, उनके छोटे भाई जिमी मोज़ेस साहब से मुलाकात हुई। तो जिमी भाई मुझे अपने शोज़ में लेके जाते थे, वो भी मिमिक रेड से कॉमेडियन। तो काफ़ी लोग मुझे अच्छे मिलते चले गए, कारवा बनता चला गया। तो चलिए हम बात करेंगे 2005 की, जब आप लाफ्टर शो जीते थे। तो उस जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कैसी वो जर्नी थी आपकी, क्या कुछ सीखा आपने उस जर्नी में, कैसे शुरुआत की आपने? 2005 में जब लाफ्टर चल रहा है तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंकज सरस्वती जी का, जो हमारे पंकज सरस्वती, जिनका ये शो था स्टार पे। उस शो ने स्टार पर बुलाकर हमारी ज़िंदगी को वाकई स्टार का ही स्टेटस दिया है। तो मैं उसमें पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे गुरु जिमी मोज़ेस साहब को, जिन्होंने मुझे सिखाया, और पंकज सरस्वती जी को, जिन्होंने ये शो बनाया। बिल्कुल सही बात है, जब वो शो आया तो उम्मीद से 100 गुना जिसे कह सकते हैं वो हमें मिला। हम जो चाहते थे वो मिला। हमें रोजी रोटी से लगाने वाला शो है, हमें अपने जीवन में संतुष्ट करने में उस शो का बहुत बड़ा हाथ है। हम ताउम्र उस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करते रहेंगे, पंकज जी का धन्यवाद करते रहेंगे, हमारे उस्ताद जिमी मोज़ेस का, और तमाम स्टैंड अप कॉमेडियन जो हमारे गुरु हैं, उस्ताद, सबका। आपने ये जर्नी शुरू कैसे की? मतलब आपको पता कैसे चला इस शो के बारे में, आप कैसे इस शो में गए? थोड़ा सा डिटेल में आपके फैंस को बताइए शो के। पंकज सरस्वती जी जब शुरू करने वाले शो, तो उन्होंने जिमी मोज़ेस, हमारे जो गुरु हैं, उनको फ़ोन किया, क्योंकि वो बड़े फेमस हैं और उनके दोस्त भी थे पंकज जी के। बोले यार वो मैं ऐसा शुरू कर रहा हूँ, तुम्हारे पास कितने हैं तुम्हारे ऐसे अंटर पंटर चीले चपाटे सब, भेजो उनको ऑडिशन के लिए। तो उन्होंने अपने सारे दोस्तों को भेजा, मुझे ही बोला कि जाए ऑडिशन देके आया। और मैं ऑडिशन देने गया और मुझे पास हो गया मैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अभी ऑडिशन और लंबा चलेगा, हम केवल बॉम्बे के नहीं पूरे इंडिया के कलाकार ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने कहा भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे एक एपिसोड में मिल जाए देखने के लिए। तो उन्होंने हैदराबाद गए, पंजाब गए, और सारे जगह से बेस्ट कलाकार ढूंढ के लाए। बॉम्बे से भी बेस्ट कलाकार लिए उन्होंने, राजू श्रीवास्तव थे उसमें, नवीन प्रभाकर थे, MP से एहसान कुरैशी थे, गुजरात से भी 3-4 लोग थे, जिसमें पराग कंसारा, पंजाब से, मतलब धुरंधर लोगों को वो लेकर आए। तो वो शो शुरू हुआ और आपने देखा उस शो में काफ़ी अच्छे लोग आकर गए, और हम सबका एक परिवार बन गया, और आज भी हम टच में हैं। ओके, फिर उसके आगे आपकी जर्नी कैसे रही? जैसे बॉम्बे टू गोवा हमने आपको देखा, तो ये बॉम्बे टू गोवा वाली जर्नी कैसे रही? मतलब कैसे आपको ये फिल्म मिली? इसके अलावा और भी कई सारी फिल्मों में हमने आपको देखा, तो वो कैरेक्टर्स आप कैसे आगे बढ़े? बॉलीवुड की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? देखिए उसके पहले धमाल नंबर 1 शो आया था मेरा DD मेट्रो पे, वो भी काफ़ी हिट हुआ। राज वर्मा और मैं, हम लोग मिलके करते थे, वो लिखते थे, मैं परफॉर्म करता था। राज वर्मा जो अभी कृष्णा के लिए और कॉमेडी सर्कस के लिए और कपिल शो के लिए भी लिखता है, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, उनको प्यार से गुड्डू कहते हैं। आकाश जैन उसके डायरेक्टर थे, धमाल नंबर 1 के, DD मेट्रो पे आता था, वो भी बड़ा हिट हुआ। फिर मैंने चक्कर लगाने शुरू किए। नीरज वोरा जो हमारे सांताक्रूज में रहते थे, मैं उनके ऑफिस जाता था, स्ट्रगल करता था। नील उनके साले ने मुझे नंबर दिया था, उन्होंने मुझे दिल सच्चा चेहरा झूठा फिल्म में काम दिया, जो फिल्म
रिलीज़ थिएटर में नहीं हो पाई, लेकिन यूट्यूब पर है, दिल सच्चा। अब इसका नाम है फैमिली वाला, जिसमें अर्जुन रामपाल, परेश रावल, दिया मिर्ज़ा, ये लोग थे, अशोक सराफ वगैरह। फिर लाफ्टर के बाद नीरज जी ने मुझे बोला कि मैं एक और फिल्म बना रहा हूँ, लेकिन लाफ्टर नहीं आया था, लेकिन एक और फिल्म बना रहा हूँ, फिर हेरा फेरी। उसमें मैं जॉनी लीवर जी के चमचों में तुझे लाल मैंने कहा भाई प्लीज़ डालिए, मैं तो उनका चमचा क्या, वो सब कुछ मेरे लिए सब कुछ है। तो फिर मैं उसमें हो गया, और ऐसे करते करते फिर वो आगे बढ़ते चले गए। बाद जब लाफ्टर चले जाए तो उनके पंकज जी के एसोसिएट थे राज पेंडुलकर, उन्होंने फिर हमको फिल्म बॉम्बे टू गोवा में मौका दिया। फिर और भी फिल्में, तो 25-30 फिल्में रिलीज़ है, 25-30 फिल्म बन के तैयार है। फिर हमने अपने होम प्रोडक्शन में बनाया, भावनाओं को समझे फिल्म बनाई पाल फिल्म से, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। मनी बैक गारंटी बनाई, विग बॉस बनाई, और अब हमारी हाल ही में रिलीज हुई पिक्चर लॉकडाउन टू अनलॉक शेमारो मी पर OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग हो रही है। ऐसा चलते रहता है काम। चलिए जाते जाते लास्टली आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए भाई, फैंस किस लिए एक्साइटेड हो, सुनील पाल जी क्या क्या ला रहे हैं हमारे लिए। और एक फिल्म अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, विदर्भ एक्सप्रेस, और एक फिल्म आ रही है मेरी अर्जुन रामपाल जी के साथ में, मैं एज एन एक्टर कर रहा हूँ। फिर राजपाल यादव जी के साथ में आ रही सुपर जासूस, एंड और भी बहुत सारी फिल्में आ रही। और यूट्यूब चैनल पे तो आपको पता ही है, सुनील पाल ऑफिशियल, मैं चर्चा में रहता हूँ। और आजकल न्यूज़ अपना सोशल मीडिया में ज़्यादा चर्चा में इसलिए भी रहता हूँ क्योंकि फिल्मों में जॉनी भाई छाए हुए हैं, टीवी पे कपिल भाई छाए हुए हैं, स्टेज पे राजू भाई छाए हुए हैं, यूट्यूब पे यूट्यूबर छाए हुए हैं जो गंदे गंदे जोक करते हैं। तो सोशल मीडिया पर छाना या रहना ये मेरे लिए मजबूरी भी है और मजदूरी भी है। बिल्कुल, चलिए सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ ये सेगमेंट कर। आई होप आपने भी इंजॉय किया हो। आई होप कि आपके लिए भी होपफुल रहा होगा, होपलेस नहीं। तो सर फिर चलिए, थैंक यू सो मच। और हमारी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक जरूर देखिएगा, सुपर अपना शेमारो मी पर। आई होप कि आपका जो फिल्म है ना सुपर डुपर हिट जाए। थैंक यू, चल रही है ऑलरेडी। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों फाइनली हमने आज सुनील पाल जी का इंटरव्यू कर लिया है और बहुत मज़ा आया। लिटरली वो जिस तरीके से कॉमेडी कर रहे थे भाई, हंसते हंसते पेट दुखने लग गया। अमेजिंग एक्टर है जैसे कि सुनील पाल जी, हम सभी जानते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे सेगमेंट्स में आप तक लेकर आने वाली हूँ। उसके लिए आपको पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको कितना मज़ा आया ये सेगमेंट देखकर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करें।